हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के हिंदी यानी गोधूली भाग 2 के पहले चैप्टर को, इसके लेखक के बारे में यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस निबंध में, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। यदि आप इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास 10th 11th 12th के साथ पॉलिटेक्निक और आईटीआई की कंप्लीट तैयारी यहां से आप कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है यह विडंबना की बात है। विडंबना मतलब दुख की बात है या अभाग्य की बात है कि इस युग में जातिवाद, जाति मतलब जो जाति वर्ण व्यवस्था बनाया गया हमारे यहाँ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पोषकों की कमी नहीं, मतलब इसके पैरोकारों की कमी नहीं है जो कि जातिवाद को अच्छा बताते हैं। कहता है इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब उसको सही मानते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या करता है? आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं अम्बेडकर साहब कि श्रम विभाजन को कुछ लोग जो है, समाज के कुछ लोग हैं, वो अच्छा मानते हैं। क्यों? इसके पीछे वो क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप होता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार तर्कों के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, मतलब जो नहीं होनी चाहिए, है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन मतलब मजदूरों को जो बांटता है, कामगारों को जो बांटता है, उसका भी काम करता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है। कहता है श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी हम लोग जो इस वजह से डेवलप कर रहे हैं उसमें काम का विभाजन होना आवश्यक है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। क्या है? क्या कहता है? देखिए इस लाइन को। कहता है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक मतलब खुद से, स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, यानी स्वाभाविक के जस्ट उल्टा अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती। कहने का मतलब कोई लोग अपने से प्रोफेशन चुनने के लिए तो नहीं करता है। जाति प्रथा जो है, मान लीजिए आप जिस जाति के हैं तो आप दूसरे जाति के काम को नहीं कर सकते। यदि आपका मन है, आप अच्छे लोहार हैं, तो आप नाई का काम नहीं कर सकते। यानी आपके मन के विरुद्ध जो फैसला होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्वाभाविक। क्या बोलेंगे? अस्वाभाविक। तथा जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन, जात से ही कामों का बंटवारा हो, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा कार्य स्वयं का चुनाव स्वयं कर सके। आप इतने अच्छे से पढ़ लिख लें, इतने अच्छी आपकी समझ हो जाए कि आपको क्या बनना है, आपको कौन सा काम करना है, वो खुद से आप चुनाव कर सकें। कहता इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भाधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का मतलब आप जिस जाति के हैं, आपका पेशा उसी जाति के जैसा होगा। यदि कोई नाई है तो वो नाई का काम करेगा, यदि कोई धोबी है तो वो धोबी का काम करेगा। यानी कि आपके जात से हैं वही आपके, उसी के हिसाब से आपका पेशा यानी काम का निर्धारण होगा। लेकिन अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को इस तरह से अपनी विवेक उत्पन्न होनी चाहिए, विवेक उसको सभ्यशील बनाना चाहिए, ताकि वो अपने पेशे को खुद से निर्धारित कर सके उन्हें क्या करना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है।
कहता है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। कहने का मतलब आपको यदि मान लीजिए कुछ दिन के लिए पेंटिंग बहुत अच्छा लगा और फिर आप उसके बाद खेती करना चाहते हैं, तो ये उस समय संभव नहीं था। जब ये अंबेडकर साहब लिख रहे थे तो ये बहुत पहले यानी आज से 100 साल पहले लिखी गई है। उस समय ऐसी बातें नहीं थी। तो देखिए कि मतलब आप बीच में जाकर अपना पेशा नहीं बदल सकते थे। कोई भी नाई पंडित का काम नहीं कर सकता था। तो देखिए आगे क्या कहता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए उनके लिए वो पेशा सही नहीं, पेशा मतलब काम सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता था चाहे वो भूखे क्यों ना मर जाए। कहता है आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे जैसे तकनीक बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, सब चीज बदलते रहता है। तो वही कह रहे हैं कि अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि हिंदू जो है या हिंदू जो धर्म है उसमें ऐसी अनुमति नहीं मिलती। यदि जो जिस जात का उसी जात का उसको पूरा करना पड़ेगा। जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं थी। थोड़ा सा पेज को हम लोग उल्टा लेते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। और तब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको यहाँ से डेली तैयारी आपकी हो सके। चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है कि नौ देकर जाति प्रथा तथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी जाति प्रथा से भी बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति तथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जात से जो उनके काम का निर्धारण होता है ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है, समस्या नहीं जितना यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते। देखिए ये बात बहुत ही अच्छी लाइन है कि उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि कुछ मतलब लोग उनको उस पेशे में रुचि नहीं है, उस पेशे में उनको रुचि नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो इस चीज को वो बहुत बड़ा इशू मानते थे, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम मानते थे, बहुत बड़ी समस्या मानते थे। क्या था, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है और हम बोले कि नहीं आपको पढ़ना है, तो आपके लिए कितना बोरिंग होगा, कितना मुश्किल होता होगा आपको इस चीज को काम करना। तो वही कह रहे हैं अम्बेडकर साहब कि जो उस व्यक्ति के विचार में नहीं है, जो उसको काम नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको मजबूरी बस व्यवस्था बस करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, टाल मटोल वाला काम करता है। ठीक है, ऐसे क्या है आगे कहता है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल न लगता और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति तथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। आर्थिक रूप से नहीं, पैसे से भी या फिर धन से भी ये क्या है, हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या का रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी सब लोग समाज में बराबर होंगे, सब में आपस में भाईचारा होगा। कहता यह क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए
जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। उसके बाद ये क्या कहता है, ऐसे समाज के बहुविध हितों, ठीक, बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा उनको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व समाचार उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप से, यानी भाईचारा भी कैसा होना चाहिए, जैसे दूध और पानी, आप दूध को पानी में मिला दीजिए या पानी को दूध में मिला दीजिए, बात एक ही हो जाता है, दोनों में पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या है। और कहता है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र भी है। क्या है दूसरा नाम? लोकतंत्र भी है। चलिए आगे कहता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं बल्कि मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो सके। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट व्याख्या। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप हमसे टेलीग्राम पे नोबिलिटी अमरपुर एजुकेशन पर जरूर जुड़ें और हम अपने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।